Welcome dear students, this is Air Force Study Platform and today we are discussing our sixth topic which is magnetic effect of electric current. So now without wasting any time, let's get started for our question number first. Question number first क्या कह रहा है? Any charge particle which is moving with a uniform any charge particle which is moving with a uniform speed generates. Okay. कोई भी चार्ज पार्टिकल एक समान गति के साथ आगे बढ़ रहा है तो निम्न में से क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर दोनों या फिर कुछ नहीं। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ फ्लो करेगा, मोशन करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म के साथ में मोशन करे तो नॉन यूनिफॉर्म के साथ में जब भी मोशन करेगा तो वो एक एनर्जी भी इमिट करेगा जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो अपना आंसर होगा वो अपना सी ऑप्शन होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इफ़ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस around a long straight current carrying conductor at the distance r, ठीक है, r डिस्टेंस कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या कर दिए, उसी डिस्टेंस को आधा कर दिया, r/2 कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो पहला अपना फॉर्मूला होता है μ0n/2πr। ये तो अपना फॉर्मूला किस चीज़ का होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? r को r/2 कर दिया, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और 2 इंटू μ0ni/2πr बच जाएगा। और ये अपना किसके बराबर है? b के बराबर है। कौन सा? b के बराबर। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 2b। अब उस हिसाब से ऑप्शन देखना है अपने को, तो मेरे को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नज़र आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल आर यूज्ड टू। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टू जनरेट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टू जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हेल्महोल्ट्ज़ जो कॉइल होती है ना, उसका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए होती है, और वो भी कौन सी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अपन तीसरे क्वेश्चन पे चलें। इसका अपना हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, तो अपन चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे माफ़ कीजिएगा। कह रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इफ 2% इलेक्ट्रिक करंट इज नेसेसरी फॉर फुल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर जी रेजिस्टेंस। कह रहा है यदि गैल्वेनोमीटर जी प्रतिरोध में पूर्ण विक्षेपण में 2% विद्युत प्रवाह आवश्यक है तो शंट का प्रतिरोध क्या होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो अपने शंट रेजिस्टेंस होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है IG का मतलब क्या होता है? जो गैल्वेनोमीटर में करंट गई, उसके बाद अपन करेंगे 1 - IG इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G। तो नाउ अब वैल्यू ही पुट करनी है। IG की वैल्यू अपने को दे रखी 2%, तो 2% को कैसे लिखेंगे? 2/100 अपॉन में 1 माइनस 2/100। ओके, क्लियर नज़र नहीं आ रहा, 1 मिनट। सो 2/100 और अपॉन में 1 माइनस 2/100 इंटू जी, तो पास में पड़ा ही है। अब ये 100 से 100 चला जाएगा, और 100 माइनस 2 98, सो 2/98 इंटू जी। सो 2/98 विच इज़ इक्वल टू 1/49, 1/49 इंटू जी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच डिवाइस वुड बी प्रेफर्ड टू जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए अपन कौन सी डिवाइस को ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं। तो अपन लॉन्ग तरह के जो सोलेनॉइड्स होते हैं ना, उनको ज़्यादातर प्रयोग में लेते हैं। अब सोलेनॉइड्स को लॉन्ग क्यों लेते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड्स को लॉन्ग लेने का कारण ये, जितना ज़्यादा लंबा सोलेनॉइड्स उतनी ज़्यादा उस पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, कुछ इस तरीके से। समझ में आया। तो इसलिए अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए लॉन्ग सोलेनॉइड को प्रेफरेंस देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाई साइक्लोट्रॉन इज यूज नॉट यूज टू लो वेट पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन का उपयोग कम वजन के कणों के लिए क्यों नहीं किया जाता। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कह रहा है एनर्जी इंक्रीजेस एंड मास इनफाइनाइट। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एनर्जी डिक्रीजेस एंड मास इनफाइनाइट। तीसरा कह रहा है एनर्जी एंड मास कांस्टेंट। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जब भी साइक्लोट्रॉन की बात आए तो उसका डायग्राम दिमाग में आना चाहिए। ये दो डीज होती है, D1 और D2, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि भाई अपन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तभी तो ये उसमें एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट होते होते ये आउटसाइड विंडो से बाहर निकल जाता है। अपन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ लेते हैं। अब जब अपन पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो पार्टिकल भी थोड़ा भारी होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो एनर्जी में अपन इंक्रीज जैसे जैसे करेंगे तो उनका मास बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब लो वेट पार्टिकल रख लिया तो जिस टारगेट पे अपन को हिट करना था उस टारगेट से वो ज़्यादा चला गया, क्योंकि वो हल्का था और अपन ने उसको और एनर्जी प्रोवाइड करवा दी, तो उस टारगेट से आगे चला जाएगा। तो इसलिए अपन लो वेट पार्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी इंक्रीजेस, जैसे जैसे अपन एनर्जी बढ़ाते हैं उसका मास इनफाइनाइट तक चला जाता है। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। सेकंड तो हो ही नहीं सकता, एनर्जी डिक्रीज तो अपन करते ही नहीं, साइक्लोट्रॉन में एनर्जी ही प्रोवाइड करवाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एनर्जी एंड मास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो नहीं होगा। नंबर 7, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट। सीधा सा बात है, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, कोई भी पार्टिकल अगर उसमें घुस जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर एक फोर्स लगता है, ये तो सभी को पता है। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा, जो कि अपन डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट वैल्यू होती है साइन थीटा, उसका कोई मतलब नहीं। अपन को B से मतलब है, B हो जाएगा F/QV, F/QV। अब F का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M1 L1 T-2 अपॉन में Q का जो होता है वो होता है A1 T1, ठीक है। और V का होता है L1 T-1, ठीक है। तो अब इससे जो फाइनल अपना जो रिज़ल्ट आ जाएगा ना, वो फाइनल रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, M0, क्या कह रहा हूँ, M0 M1 L0 T-2 और A-1, ये अपना डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। और यूनिट्स अभी जानते हैं, यूनिट जो डायमेंशन फॉर्मूला के साथ ही निकाली जा सकती है, पर ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है टेस्ला। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर। चलते हैं अपन 8वें क्वेश्चन के लिए। 8वां क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन द पाथ विल बी। जब एक आवेशित कण को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तो पथ क्या होगा। देखो, 3 तरह की कंडीशन होती है। अगर किसी चार्ज को आप 0 डिग्री से, मतलब उसी के साथ में पैरेलली ले जा रहे हैं, तब तो वो आपको स्ट्रेट लाइन का पाथ देगा, ठीक है। अब उसी चार्ज पार्टिकल को अपन 90 डिग्री मतलब कि परपेंडिकुलर ले जाते हैं तो आपको वो पाथ देगा सर्कुलर। कैसा पाथ देगा, सर्कुलर, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया।
अब चलते हैं अपन नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, दो क्या कह रहा है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, हैविंग लेंथ L1 एंड L2 एंड करंट फ्लोइंग इज I1, इसमें I1 है और इसमें I2 है, ठीक है, एंड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। ओके, ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब यहाँ पे जो स्मॉल एन है ना, वो अपना होगा नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में एल, मतलब कि लेंथ, कितने लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये अपना स्मॉल एन होगा, और ये उसका जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, गैल्वेनोमीटर कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो गैल्वेनोमीटर एंगल ऑफ डिक्लेशन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे। क्या होता है कि जब भी करंट में या फिर वोल्टेज में किसी भी तरह का चेंज आता है तो एक एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है फाई, उसमें चेंज आता है, उसी के प्रिंसिपल से गैल्वेनोमीटर का है। कह रहा है कि जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ही ज़्यादा ये इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ये गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आदर्श नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आदर्श का होता है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्यों होता है, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर एक तरीके से पोटेंशियोमीटर की तरह बिहेव करता है, और पोटेंशियोमीटर हमेशा हाई वोल्टेज देता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस देता है, सॉरी वोल्टेज नहीं, हाई रेजिस्टेंस देता है, तो उसकी वजह से उसका आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 गॉस इज इक्वल टू हाउ मच टेस्ला, इसका जो ऑप्शंस है वो बहुत शानदार है। अपने पढ़ा है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, ठीक है, 10 की पावर 4 गॉस। अब अपने को 1 गॉस पूछा है तो 10 की पावर 4 का डिवाइड लगा देंगे, तो 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, ओके। तो उस हिसाब से अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, ओके। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो की लेंथ मैं आज छोटा कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके। आज क्वेश्चंस की संख्या भी ज़्यादा है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, इन लेफ्ट हैंड थंब रूल 4 फिंगर्स रिप्रेजेंट। अब ये अपना दाहिना हाथ है, बायां हाथ है, ठीक है। अब ये कह रहा है 4 फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो अपना करेगा किसको, ये अपन अगर करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, तो ये जो होता है ना 4 फिंगर्स होगा यहाँ पे, 4 फिंगर नहीं होगा, 4 फिंगर्स, जो अपने हाथ की 4 उंगलियाँ होती है वो करेगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, ओके। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फॉर अ सर्कुलर कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, फ्लोइंग करंट इज 0.4 एम्पियर, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब जब ये आप म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे,
म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और n की वैल्यू रखोगे 100, ठीक है। और I जो अपना करंट दे रखा है 0.4 एम्पियर, वो अगर आप रखोगे, पुट करोगे इसमें वैल्यू, तो एक न्यूमेरिक सॉल्व होगा और उसका आंसर आएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब ये आया कैसे वो भी बताता हूँ। इसमें एक पाई आ रहा है तो 3.14 तो फिक्स रहेगा, ठीक है। अब ये अपने को जो रेडियस दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100, मतलब 10⁻²। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए -2 लगाना पड़ता है, वो -2 ऊपर आके 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 10⁻⁻7 अपने पास ऑलरेडी है और 0.4 एम्पियर से जब अपन डिवाइड कराएंगे तो 3.14 इंटू 10⁻⁻7 -5 सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If a magnet is weakly repelled by a Mars magnet, then metal is expected to be। वो मेटल क्या हो सकती है? यदि किसी चुंबक द्वारा किसी चुंबक को कमज़ोर तरीके से रिपीट किया जाता है तो धातु की होने की उम्मीद। एक कमज़ोर चुंबक से अगर कोई सब्सटेंस रिपेल हो रहा है बुरी तरीके से, मतलब उसके पास भी नहीं जा रहा, तो वो होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा होता है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर उसी चुंबक के क्षेत्र से वो अट्रैक्ट हो रहा है पूरी तरीके से तो वो होगा फेरोमैग्नेटिक, और लेस अट्रैक्ट हो रहा है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे। आज क्वेश्चनों की संख्या पिछले वीडियो से ज़्यादा है। आज आपका पार्ट 6 है ये, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक के कारण मैग्नेटिक में चेंज या फिर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज व्हेन। अब ये टॉर्क सबसे ज़्यादा कब होगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, जब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, जब नंबर ऑफ टर्न्स इनफाइनाइट होंगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो नंबर ऑफ टर्न्स को इनफाइनाइट तो कर नहीं सकते, कितना इनफाइनाइट करोगे, कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है। बस अपन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को हमें ज़्यादा रखना है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को ज़्यादा रखना है। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो हमारा टॉर्क ज़्यादा होगा। तो ये हमारा आज का संस्करण हुआ पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जैसा भी लगा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एयरफोर्स स्टडी प्लेटफॉर्म को। ओके, मिलते हैं हम आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।